चलो मॉडल पेपर स्टार्ट करते हैं। पहले हमारे पास है एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट फॉर्म एन आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। आइडियल मतलब समझे एक जैसा होना चाहिए। अल्कोहल में अल्कोहल मिला लो, बेंजीन टोलुइन मिला लो, एक हेलो एल्केन में दूसरा हेलो एल्केन मिला लो। अब बताओ एक हेलो एल्केन में दूसरा हेलो एल्केन मिला दिया, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन एक जैसा है, बेंजीन टोलुइन एक जैसा है, लेकिन एक हेलो एल्केन एक अल्कोहल, चैप्टर अलग अलग है ना, तो ये आइडियल सॉल्यूशन नहीं है। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन आपका बी। चलो नेक्स्ट देखो, व्हाट विल बी अ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 बी सिमिलर। अब देखो मोलर और नॉर्मल से कनेक्ट करना है, तो नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलरिटी इनटू ABCV, इसको बोलते हैं एन फैक्टर, ठीक है। अब एन फैक्टर मतलब चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज, ऐसा कुछ ले लो। ए मतलब एसिसिटी, बी मतलब बेसिसिटी। एसिड है तो H देगा, तो बेसिसिटी हो गई उसकी, तो H2SO4 कितने H देगा, 2 H देगा। तो H2SO4 की जो बेसिसिटी है वो आपकी 2 है, ठीक है। अब आपके पास मोलारिटी कितनी है 1 और बेसिसिटी कितनी है 2, तो 1 मोलर H2SO4 नॉर्मल में कितना होगा 2 नॉर्मल, यानी यहाँ आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो फटाफट, इन अ फ्यूल सेल, फ्यूल सेल समझ गए, रॉकेट में है ना, तो केमिकल एनर्जी फ्यूल में क्या भरोगे, फ्यूल ही भरोगे। फ्यूल मतलब तुम चाहे पेट्रोल ले लो, चाहे केरोसिन ले लो, है ना, हाइड्रोकार्बन ले लो, अल्कोहल ले लो, तो फ्यूल की केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो क्या लिखो, एनर्जी को, कंबशन एनर्जी ऑफ फ्यूल चेंजेस इनटू केमिकल, केमिकल एनर्जी में थोड़ा बदलते हैं, करंट बना रहे हैं ना, फ्यूल सेल क्या दे रहा है आपको, इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है। केमिकल्स का कंबशन करेगा चाहे बर्न करेगा, लेकिन आपको क्या देगा, इलेक्ट्रिसिटी देगा। तो आंसर क्या बनेगा, केमिकल एनर्जी चेंजेस इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ आंसर थर्ड बैठेगा भाई, कंबशन ऑफ फ्यूल चेंजेस इनटू केमिकल एनर्जी, ऐसा नहीं है। केमिकल एनर्जी किस में चेंज होगी, इलेक्ट्रिकल। नहीं थर्ड गलत है ना, नहीं थर्ड आपके आंसर की भी थर्ड दिया हुआ है ना, ये कह रही हो आंसर की थर्ड है, ये गलत है, ये सही है। केमिकल एनर्जी को किस में चेंज करेगा, इलेक्ट्रिकल, ठीक है ना। अब देखो सेल ईएमएफ एट इक्विलिब्रियम, बोलो एट इक्विलिब्रियम सेल का ईएमएफ 0 होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है तुम्हारे पास सेल के ईएमएफ का, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln K, ये था। फिर एट इक्विलिब्रियम क्या चीज 0 होती है, एट इक्विलिब्रियम क्या चीज 0 होगी, डेल्टा जी 0 होगा, तो डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस RT ln K, और डेल्टा जी नॉट में NF E नॉट इक्वल्स टू माइनस RT ln K, माइनस माइनस हटा दो, तो E नॉट का फॉर्मूला क्या है, RT अपॉन NF ln K, K तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो ये 0 का है, 0 कैसे होगा बताओ। सेल ईएमएफ पूछा है, सेल का ईएमएफ एट इक्विलिब्रियम, एक सेकेंड, ये तुम्हारा स्टैंडर्ड ईएमएफ है E नॉट, ठीक है, ये स्टैंडर्ड ईएमएफ, क्वेश्चन ध्यान रखना, ठीक है। अब एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी 0, डेल्टा जी क्या होगा माइनस NF E सेल पूछा है ना, नॉट वाला समझे, यहाँ अगर यहाँ नॉट लगाओगे तो ये नॉट आएगा, है ना, तो ये स्टैंडर्ड ईएमएफ है। लेकिन एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी 0 होता है, तो डेल्टा जी 0 होगा, इसका मतलब ई सेल की वैल्यू कितनी होगी 0, तो ये ध्यान रखना। अगर वो स्टैंडर्ड ईएमएफ पूछे तो आपका फॉर्मूले में है ना, और ये पूछ ले ई सेल पूछ ले, सेल ईएमएफ पूछ ले, फर्क है ना क्वेश्चन में। तो अब आंसर क्या हो जाएगा 0, सेल ईएमएफ 0, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर अ केमिकल रिएक्शन, एक्टिवेशन थ्रेशोल्ड प्लस एवरेज होती है। देखो क्या फॉर्मूला था हमारे पास, ग्राफ क्या था, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन कोऑर्डिनेट,
ठीक है, और यहाँ क्या था, पोटेंशियल एनर्जी या टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है, यहाँ था रिएक्टेंट और ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट। अब ये एनर्जी तो उसकी खुद की इंक्लूडेड, मॉलिक्यूल जीरो एनर्जी पे तो होंगे नहीं, ये एक्स्ट्रा एनर्जी जो मैं सप्लाई करूँगी कि ये इस स्टेट को पार करके, ट्रांजिशन स्टेट को पार करके किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में। तो ये जो मैं एक्स्ट्रा दे रही हूँ ये एक्टिवेशन है, और ये जो तुम्हारी पूरी काउंटिंग आ रही है ना, ये पूरी काउंटिंग क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो एक्टिवेशन क्या हुई, थ्रेशोल्ड में से ये पूरी क्या है भाई, ये पूरी मान लो 100 है और इस खुद की इंक्लूडेड एनर्जी 20 है, तो एक्टिवेशन तो 80 हुई ना भाई। मुझे टोटल 100 चाहिए इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए, तो 100 में से 20 तो मेरे पास है ही ना, एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाइड टू रिएक्टेंट सो दैट इट कैन कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट, उससे क्या पढ़ूंगी मैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो वो तो 80 हुई ना, तो क्या करो, 100 में से 20 माइनस करोगे ना, तो थ्रेशोल्ड माइनस एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो अब आंसर क्या बैठेगा, ऑप्शन बी, ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। समझ में आ गया, ग्राफ समझ में आ गया, पूरा ग्राफ हमेशा दिमाग में रखोगे, ठीक है। आगे बढ़ो, विच एक्सप्रेशन इज राइट फॉर जीरो ऑर्डर। अब देखो जीरो ऑर्डर के लिए ना तुम सीधे फॉर्मूले से चलाओ काम। जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है, आर नॉट माइनस आर अपॉन टी इक्वल्स टू रेट कॉन्स्टेंट, सही। अब तुमसे हाफ लाइफ की बात कर रहा है, तो अगर टी हाफ है तो आर मतलब रिमेनिंग कंसेंट्रेशन, इनिशियल की क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, ठीक है। तो रिमेनिंग हाफ ऑफ द इनिशियल, तो आर नॉट माइनस आर कितना आएगा, आर नॉट बाई 2 आएगा, और टी की जगह क्या लिख दूँ, टी हाफ इक्वल्स टू के। अब ये चीज़ कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन के क्या आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अब क्या आंसर बैठेगा तुम्हारा, ए, ठीक है ना। ए मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन है यहाँ पे, तो इसको कर ही लेना, ठीक है ना। और फर्स्ट ऑर्डर होता तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या था, 0.693 अपॉन के, तो वहाँ तो कंसंट्रेशन का झंझट नहीं, तो जीरो में डायरेक्टली फर्स्ट ऑर्डर में डिपेंड नहीं करेगा, और सेकंड में अब इन्वर्सली हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली तो आ गया ना रिलेशन, इसलिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, मैग्नेटिक मोमेंट, म्यू इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला था, रूट एन प्लस 1 की 2 है ना, रूट एन प्लस 2, 1 करती गलत हो जाएगा भाई, तो यहाँ आंसर है आपका डी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट K4 है, हाँ, एक पोटेशियम एक हो गया, 1/4 प्लस Fe को क्या मान लो, x मान लो, साइनाइड -1, 6 से मल्टीप्लाई कर लिया, x की वैल्यू +2, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन, क्लोरोफॉर्म को हवा में रख दो, मैंने सिखाया था ऐसे कर लेना, CCl3 HCCl3 है ना, तो इसमें से बाहर तो आ जाएगा तुम्हारा HCl, पीछे क्या बचेगा, CCl2 फॉस्जीन, COCl2, कार्बोनिल क्लोराइड कह सकते हो, फॉस्जीन कह सकते हो, तो करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट, आयोडोफॉर्म, येलो कलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, एंटीसेप्टिक, ठीक है, तो आयोडोफॉर्म आपका एंटीसेप्टिक है। नेक्स्ट, अल्कोहल पानी में क्यों घुलेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, कौन सा, इंटर की इंट्रा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। अल्कोहल से किसकी रिएक्शन कराऊंगी, एस्टर बने, देखो एस्टर क्या होता है, RCOOR, सही है, और अल्कोहल मैंने ले लिया ROH होता है, ठीक है ना। अब देखो अगर RCOH ले लूं तो वाटर एलिमिनेट कर दो, सही है, RCOCl ले लूं तो तब भी HCl एलिमिनेट कर दो, और एनहाइड्राइड ले लो RCOOCOR, तो भी क्या हो जाएगा, ये आपका RCOR तो बन जाएगा है ना, और एसिड बाहर निकाल दो RCOOH, तब भी आंसर क्या हो जाएगा, एस्टर, RCOOR, तो सारी पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड इन कीटोन आर हाइड्रोकार्बन एंड ईथर्स। देखो हाइड्रोकार्बन तो हो गया नॉन पोलर, सही कह रही हूँ,
हाइड्रोकार्बन तो क्या है, नॉन पोलर, और ईथर है लेस पोलर। जबकि आप इसमें आओ, कार्बोनिल ग्रुप, एल्डिहाइड कीटोन क्या सी डबल बॉन्ड हो, तो ये सी डबल बॉन्ड हो यहाँ टूटेगा, है ना, O नेगेटिव और C क्या, पॉजिटिव। तो कार्बोनिल ग्रुप तो हमेशा पोलर होता है ना। 2.3 के आसपास इसका क्या बोलेंगे, डाइपोल मोमेंट होगा। तो हम कहेंगे ज़्यादा पोलर है, तो पोलर वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो आंसर क्या लिख दूँ, हायर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्लीमेंसन रिडक्शन। एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी ले सकते थे, ठीक है। क्लीमेंसन रिडक्शन, देखो तुम्हारे पास दो ही रिडक्शन हैं जिसमें तुम कार्बोनिल ग्रुप को हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर तुम यहाँ लेते हो जिंक, मरकरी और HCl, कंसंट्रेटेड HCl, तब तो इसका नाम होगा क्लीमेंसन रिडक्शन। जिंक, मरकरी और कंसंट्रेटेड HCl लोगे तब तो क्या बोलोगे, क्लीमेंसन रिडक्शन। और अगर सेम रिएक्शन ही है, मतलब आंसर सेम है, अगर तुम लेते हो हाइड्रोजीन और ग्लाइकॉल या सोडियम इथॉक्साइड, तब वो माना जाएगा कौन सा, वुल्फ किश्नर। तो आपको दो बातें याद रखनी है कि भाई अगर हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है और हमें आंसर देना है हाइड्रोकार्बन CH2, ग्रुप कौन सा है, कार्बोनिल, C डबल बॉन्ड एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन, और आंसर में मुझे क्या चाहिए, हाइड्रोकार्बन चाहिए। यही बात समझ में। तो मेरे पास दो चॉइस है, या तो मैं ले लो जिंक, मरकरी, कंसंट्रेटेड HCl, इसे पढ़ेंगे क्लीमेंसन रिडक्शन, या फिर मैं ले लूँ हाइड्रोजीन और कोई बेस, है ना, या ग्लाइकॉल, तो हम बोल देंगे क्या, वुल्फ किश्नर रिडक्शन। आई बात समझ में। तो फिलहाल मेरा आंसर क्या हो जाएगा, LK। तो हाइड्रोकार्बन यानी LK, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन है ना, इसलिए। नेक्स्ट, रेडिश ब्राउन PPT फेलिंग सॉल्यूशन, कौन सा, पहला, दूसरा की तीसरा, तीसरा। देखो एल्डिहाइड हो गया, आप फेलिंग सॉल्यूशन A और B की रिएक्शन कराओगे तो फेलिंग सॉल्यूशन CuO है, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा, Cu2O। कॉपर का तो रिडक्शन कराना पड़ेगा, तो कॉपर +2 से कॉपर 1 में जाएगा, तो आंसर क्या होगा, रेडिश ब्राउन का Cu2, है ना। अब जो बनेगा ना Cu2O, इसका PPT कैसा होगा, रेडिश ब्राउन। आई बात समझ में। तो फेलिंग सॉल्यूशन का आंसर Cu2O है, रिएक्टिव पार्ट CuO है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, उसे पूछा रेडिश ब्राउन PPT किसका है, तो Cu2O का। फेलिंग सॉल्यूशन में रिएक्ट कौन करने आएगा, तो CuO आएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड और Ki, बोलो, ये तो सरल रिएक्शन है। BDAC, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन करा दो Ki से, इसमें तो तुम्हें सिर्फ हल्का सा मिक्स करना है, शेक करना है। तो क्या बाहर गया, KCl गया, नाइट्रोजन गया, आंसर क्या हो जाएगा, आयोडोबेंजीन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन B, आयोडोबेंजीन। नेक्स्ट, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन इथेनॉल से करा दो। अब देखो ये ले लिया हमने बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, दो रिएक्शन है, दोनों एक साथ होते हैं। एक तो इथेनॉल ले लो और एक ले लो H3PO2, CH3CH2OH। ठीक है, अल्कोहल का तो हो जाता है ऑक्सीडेशन, तो एल्डिहाइड बन गया। अब बाहर क्या आया, तो हम कहेंगे देखो, एक तो ये HCl निकाल दो, नाइट्रोजन निकाल दो, एल्डिहाइड तो चला गया, तो फिनाइल को H दे दो, तो आंसर क्या है, बेंजीन। तो एक आंसर तो है बेंजीन, दूसरा है एल्डिहाइड, तीसरा है नाइट्रोजन और चौथा है HCl। ठीक है, तो अमोनिया तो नहीं बनेगा, ये एक्चुअली यहाँ CH6H5 नहीं होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए, CH3 होना चाहिए। ठीक है ना, इथेनॉल लिया ना, तो आंसर क्या होना चाहिए, एल्डिहाइड होना चाहिए ना। तो ये तो बन जाएगा, बेंजीन बना, एल्डिहाइड बना, नाइट्रोजन बना, बना क्या, नहीं बना। अमोनिया तो किसी भी कंडीशन में नहीं बनता है, BDAC में तो कभी भी नहीं बनता है, तो आंसर ये। ठीक है, रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूस, नॉन रिड्यूसिंग ये है कि तुम्हारे कोर्स में सुक्रोज, सुक्रोज और पॉलीसेकेराइड हमेशा नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। ठीक है, जो हमारे कोर्स में वही अपन को याद रखना है। तो हम कहेंगे एक तो सुक्रोज,
है ना, सुक्रोज और पॉलीसेकेराइड, ये नॉन रिड्यूसिंग है। इसके अलावा जो भी पढ़ने को मिले, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, मेनोज, माल्टोज, जो भी, वो सब रिड्यूसिंग है। ठीक है, ये दो आपके नॉन रिड्यूसिंग है। तो अब आंसर क्या बैठेगा? लैक्टोज बैठेगा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, तो यहाँ आंसर हो गया लैक्टोज। ठीक है, क्लियर? कि एक तो सुक्रोज है और बाकी ये पॉलीसेकेराइड है, स्टार्च और सेल्यूलोज है ना। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक। अब देखो, रेट कांस्टेंट, फॉर्मूला क्या था? मोल की पावर 1 माइनस एन। ठीक है, मोल की पावर 1 माइनस एन, लीटर की पावर n माइनस 1 और टाइम इनवर्स, है ना। तो n की वैल्यू रखनी है मुझे कितनी? 0। तो ये हो गया मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो बस यही तो फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक। मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मॉलिक्यूलर नंबर ऑफ एनी रिएक्शन, एनी रिएक्शन 0। ये एक्चुअली क्या प्रिंट किया है? हाँ, एनी रिएक्शन, ये एक्चुअली देखो, मॉलिक्यूलर नंबर नहीं लिखना है यहाँ पे, लिखना है आपको मॉलिक्यूलरिटी, तब बैठ जाएगा। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एनी रिएक्शन नेवर बी 0। कभी मॉलिक्यूलरिटी 0 थोड़ी होगी। मॉलिक्यूलरिटी मतलब कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 0 कैसे होगा? रिएक्शन तो हो रही है ना, तो नेवर बी 0। ठीक है, मॉलिक्यूलर नंबर नहीं हो। नेक्स्ट, नेचुरल एंड इंड्यूस्ड न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस आर, तो मैंने बताया था ना, ऑल न्यूक्लियर रिएक्शंस फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर। न्यूक्लियर रिएक्शन जितनी भी है ना, उसको फिक्स कर लो, क्या होंगी वो? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्शंस है वो होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है? एलिमेंट्स ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक, नहीं क्या क्या है? हाँ, डी ब्लॉक तो ट्रांजिशन और एफ ब्लॉक इनर ट्रांजिशन। लैंथेनॉइड, एक्टिनॉइड तो 4F और 5F हुआ ना। हाँ, डी एंड एफ रिस्पेक्टिवली। डी ब्लॉक को तो क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन। याद आया? डी ब्लॉक एलिमेंट्स को तो कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, उसमें भी जिंक, कैडमियम, मरकरी नहीं लेते, है ना। और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। फर्क है ना? ठीक है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। लैंथेनम के बाद वाले लैंथेनॉइड और एक्टिनियम के बाद वाले एक्टिनॉइड, तो वो तो नहीं होगा ना यहाँ पे। तो ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, EDTA। हाँ, EDTA -4 है ना। देखो, E मतलब इथाइलिन, याद करो, इथाइलिन क्या? CH2CH2। D मतलब D और T, डाई अमीन, NH2NH2। लेकिन 4 H हटाओगे ना तो 4 वैलेंसी बनेगी। A मतलब ED, एथाइलिन डाई अमीन, T मतलब टेट्रा और A मतलब एसीटेट, तो टेट्रा एसीटेट बना दो, CH2CO माइनस, फिर CH2COO माइनस, फिर यहाँ आ जाएगा CH2COO माइनस। ठीक है, और ये भी बनेगा CH2COO माइनस। ठीक है, अब डोनर एटम कौन कौन से? देखो, एक तो नाइट्रोजन हो गया, ये नाइट्रोजन हो गया, ये ऑक्सीजन डोनर एटम है, ये भी ऑक्सीजन डोनर एटम है, ये भी डोनर एटम और ये भी डोनर एटम। तो डोनर एटम कितने? 6। तो हेक्सा डेंटेट लिगेंड। EDTA -4 है, हेक्सा डेंटेट लिगेंड। नेक्स्ट, इथाइल मिथाइल ईथर है, ये इसका UPSC बताना है। देखो, ईथर का तो प्रीफिक्स ही होता है, और प्रीफिक्स क्या होता है? एल्कोक्सी। तो हमारा काम है लॉन्ग चेन सेलेक्ट करना, तो लॉन्ग चेन तो ईथेन है ना, लॉन्ग चेन तो ईथेन है, तो फिर बचा गया मिथॉक्सी, मिथॉक्सी ईथेन।
ठीक है, जो लॉन्ग चेन है वो एल्केन बनती है और जो छोटा ग्रुप होता है वो अल्कोक्सी होता है। तो आंसर हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन। फिल इन द ब्लैंक में ये आएगा मिथॉक्सी इथेन। ठीक, फिर ये IUPAC नहीं पूछा है। अब ये फिल इन द ब्लैंक में एग्जैक्ट समझ नहीं पाते, पूछना क्या जा रहा है। बोलो, एलिफेटिक अल्कोहल है कि एरोमेटिक अल्कोहल है? एरोमेटिक तो तब होता है जब ये बेंजीन से कनेक्टेड होता, बाहर है ना। एलिफेटिक मतलब ये, एलिफेटिक ये वाला होता है ना, मीथेन इथेन प्रोपेन सिंपल हाइड्रोकार्बन, तो ये एलिफेटिक है, एरोमेटिक थोड़ा ना है। फिर ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी है? डिग्री कौन सी है? 1 डिग्री कार्बन है ना। अब वो क्या पूछना चाह रहा था, यहाँ कुछ क्लियर नहीं हो पाता है। ये प्राइमरी अल्कोहल है वो सही है, और ये एलिफेटिक अल्कोहल है वो भी सही है। हाँ, मतलब लिख तो सकते हैं आंसर में, ये क्या अल्कोहल है तो अल्कोहल तो ही ना, फिनॉल थोड़ा ना है। अल्कोहल तो है, आंसर में लिखा सिर्फ अल्कोहल है तो सही है। क्या बोल सकते हैं इसको, है ना। चलो, कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोक्सिल मतलब COH, ठीक है। कार्बोनिल नहीं पूछा, कार्बोनिल होता तो भी C डबल बॉन्ड हो, आंसर सेम ही रहेगा। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है? डबल बॉन्डेड है ना, तो डबल बॉन्ड का आंसर हो जाएगा sp2, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? डबल हेलिकल लिख दें? हाँ, तो स्ट्रक्चर ऑफ DNA हो गया डबल हेलिकल। फिल इन द ब्लैंक में बनाओगे कैसे, है ना। इससे तो 2 ऑप्शन देते ना, राइट रॉन्ग वाला, तो ज़्यादा सही रहता, ठीक है। डबल स्ट्रैंड हेलिक्स दिया है, डबल हेलिकल, और आपको जो आंसर दिया वो दिया डबल स्ट्रैंड। अपने RNA दिया ना, RNA सिंगल स्ट्रैंड होता है, मोनो DNA डबल स्ट्रैंड होता है, तो डबल स्ट्रैंड हेलिक्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो, प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अबाउट 20 डिफरेंट, कौन से? अल्फा। प्रोटीन में जो अमीनो एसिड है वो है अल्फा अमीनो एसिड, यहाँ आपको लिखना है अल्फा अमीनो एसिड। हाँ, हमारी बॉडी 10 अमीनो एसिड सिंथेसाइज करेगी, 10 एक्सटर्नल डाइट से ले, कुल 20 तरह के अमीनो एसिड है हमारे शरीर के अंदर, ठीक है। अब वेरी शॉर्ट, वेंट ऑफ फैक्टर I, OT याद रखना, ऑपरेशन थिएटर, ऑब्जर्व्ड अपॉन थियोरेटिकल। तो वेंट ऑफ फैक्टर होता है ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थियोरेटिकल वैल्यूज ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मोल की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करती है, तो यहां सीधा लिखोगे ऑब्जर्व्ड मोल्स, ठीक है ना। तुम क्या कह रहे हो? कैलकुलेटेड अपॉन, दूसरा क्या है? कैलकुलेटेड, और दूसरा नाम क्या है? एक्सपेरिमेंटल। तो एक्सपेरिमेंटल को ऑब्जर्व्ड मानेंगे, ठीक है, फिर वो कैलकुलेटेड होगा, है ना। तो ऑब्जर्व्ड अपॉन थियोरेटिकल, ये क्लियर है, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। फिर राइट द फॉर्मूला टू डिटरमाइन ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो, एक तो CRT और एक वेंटो फैक्टर भी तो लगता है, तो ICRT। अब अगर तुम I नहीं लिखते हो तो तुम मान के चलो वेंटो फैक्टर 1 होगा, तो वो भी सही है, पर ज़्यादा सही है, हमें क्या पता वेंटो फैक्टर 1 है, तो ICRT। और दूसरा WRT अपॉन MV, W क्या है? वेट ऑफ सोल्यूट, R गैस कांस्टेंट। होता तो सॉल्यूशन कांस्टेंट है, पर वैल्यू गैस कांस्टेंट के बराबर होती है, तो फिर हम R ही रहने देते हैं, क्योंकि R की वैल्यू याद होती है सबको। T टेम्परेचर, M मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और V वॉल्यूम, और V यहाँ पे लीटर में, PV इक्वल्स टू nRT में वॉल्यूम लीटर में होता है ना, तो यहाँ वॉल्यूम लीटर में, ml हो तो फिर तुम्हें सेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट, बस वो तो फॉर्मूला ही था ना। नहीं, आप
ऑब्जेक्टिव थोड़ा ना, ऑब्जेक्टिव नहीं है ना, दोनों लिख देना ना, क्या फर्क पड़ता है। वैसे तो पहला सही है, कोई दिक्कत नहीं, टाइम हो तो 2 लिख दो, ठीक है ना, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में तो तुम्हें दूसरा ही काम आएगा। हाँ, फेराडे सेकंड लॉ क्या था, देखो W1 by W2 इक्वल्स टू E1 by E2 इक्वल्स टू Z1 by Z2, W इक्वल्स टू ZIT, फेराडे फर्स्ट लॉ। तो हमने क्या पढ़ा था कि जितना इक्विवेलेंट वेट होगा उसी रेशियो में वेट जो है वो डिपॉजिट होगा। आई बात समझ में। तो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट, मतलब कॉपर लिया, सिल्वर लिया, करंट पास किया, ठीक है, तो करंट मुझे सेम रखना है व्हेन सेम अमाउंट ऑफ चार्ज या सेम अमाउंट ऑफ करंट, ठीक है, करंट सेम रखना है, इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट रखना है। तो सेम अमाउंट ऑफ करंट पास्ड थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट में मैंने करंट पास किया थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन टाइम सेम रखना है ना, इधर 10 मिनट तो इधर भी 10 मिनट, तो फिर ये भी लिखना पड़ेगा फॉर सेम टाइम, ठीक है। देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, amount of substance deposited at electrode will be equal to या तो इक्विवेलेंट वेट या इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है, विल बी इक्वल टू देयर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अगर इलेक्ट्रोकेमिकल लिख रहे हो तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट या फिर इक्विवेलेंट वेट, दोनों लिख सकते हो, ठीक है। समझ में आ गई इतनी बात। नेक्स्ट ये तो करा ना, रेट कांस्टेंट 0 ऑर्डर का आ गया था ना ये फॉर्मूला भी, क्या था, K इक्वल्स टू मोल की पावर 1 माइनस n, लीटर की पावर n माइनस 1 और टाइम में सेकेंड, n की वैल्यू 0 डाल दो। हाँ, तो क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, ये हो जाएगा K का यूनिट 0 ऑर्डर के लिए, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट देखो, रेट कांस्टेंट फॉर द गैसियस रिएक्शन A gives B plus C। अच्छा, फॉर्मूला बनाना है, ठीक है, नहीं रेट कांस्टेंट निकालना है। A gives B plus C, गैसियस है ना, ये सब गैस है, ठीक है। अब देखो जनरल रिएक्शन में तो एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, तो मॉलिक्यूलरिटी एक तो ऑर्डर फर्स्ट मान लेंगे, हमें क्या पता एलिमेंट्री नहीं है, हम तो एलिमेंट्री मानेंगे जब तक नहीं बोलोगे। तो शुरू का प्रेशर मान लिया कितना, P0, तो इनका प्रेशर कितना 0 और 0, ये बात है टाइम 0 पे, ठीक है। फिर T टाइम की बात करो तो P0 में से गया P, ये कितना होगा P और ये भी कितना होगा P, ठीक है। तो अब मेरा फॉर्मूला क्या है, K इक्वल्स टू, फर्स्ट ऑर्डर मानो तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 2.303 अपॉन T लॉग बेस 10। अब कंसंट्रेशन और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, PV इक्वल्स टू nRT, यहाँ भी तुमने क्या बोला था, पाई इक्वल्स टू CRT, तो पाई प्रेशर ही था ना, तो प्रेशर और कंसंट्रेशन क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आई बात समझ में, है ना, कंसंट्रेशन बदलोगे तो प्रेशर बदलेगा, कंसंट्रेशन तुम जो लोगे वही रहेगी, ठीक है। ये तो R0 की जगह क्या लिख दूं, P0। R0 क्या होता था, इनिशियल कंसंट्रेशन, तो इनिशियल प्रेशर कितना है, P0। R क्या हुआ था, बची हुई कंसंट्रेशन, तो बचा हुआ प्रेशर कितना है, P0 माइनस P। बात समझ में आई ना, आपका फॉर्मूला क्या था, 2.303 अपॉन T लॉग बेस 10 R0, टाइम 0 पे कंसंट्रेशन, तो टाइम 0 पे प्रेशर कितना है, P0, ठीक है रुद्र, और टाइम T पे R क्या था, बची हुई रिमेनिंग कंसंट्रेशन एट टाइम T, तो T टाइम पे बची हुई कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर ले लो, P0 माइनस P। आगे बात समझ में, ये ठीक है। ये है आपका गैसियस रिएक्शन वाला टॉपिक जो अलग से दिया हुआ है एनसीईआरटी में। चलो नेक्स्ट, K2Cr2O7। अब K2 तो पोटेशियम है, उसका तो कुछ होगा नहीं। डाइक्रोमेट आयन का कलर ऑरेंज है। अगर तुमने इसको मीडियम कौन सा दिया, बेसिक मीडियम दिया, तो ये येलो हो जाएगा।
तो बेसिक मीडियम में ये डाइक्रोमेट किस में कन्वर्ट होगा? दो ही चॉइस है, डाइक्रोमेट होता है, एक्रोमेट होता है। डाइक्रोमेट आपका ऑरेंज होता है, क्रोमेट क्या होता है? येलो होता है, CrO4-2, तो येलो हो जाएगा। आई बात समझ में? क्यों कन्वर्ट हुआ? तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। बेसिक मीडियम में डाइक्रोमेट किस में बदल जाता है? क्रोमेट में। क्यों कन्वर्ट हुआ नहीं पूछा, कलर क्यों बदला है? तो इस वजह से बदला है कि डाइक्रोमेट चेंज हो जाएगा क्रोमेट में। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें। विच टाइप ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ये क्या पूछा है? इज ज्योमेट्रिकल, सही लिखा है? क्या लिखा है? ज्योमेट्रिक होमोजेनिटी। स्क्वायर कॉम्प्लेक्स, इसको सही करते हैं। स्क्वायर कॉम्प्लेक्स शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है भाई, ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो स्क्वायर प्लेनर है और GI शो करेगा? तो देखो, अगर मान लो मैं तुम्हें कहूँ स्क्वायर प्लेनर है लेकिन MA4 है, तो सिस ट्रांस होगा क्या? नहीं होगा ना। अगर ये बोर्ड है, स्क्वायर हो गया ना, 4 लाल बॉल रख दो तो सिस का की और ट्रांस कौन सा? सब एक जैसा है ना। सिस समझते हो ना? सेम ग्रुप 90 पे है तो सिस है और 180 पे है तो ट्रांस है, ऐसे सोचना है। तो ये तो हुआ नहीं। अब MA3B हुआ, MA3B हुआ तो देखो, मान लो ये है, ये हम रख दिया, यहाँ रेड बॉल है, यहाँ पे भी रेड बॉल है, यहाँ पे भी रेड बॉल है, तो ये लो, तो दूसरी से तो कुछ है ही नहीं ना। इसके अलावा नई चीज़ क्या बनाओगे? अभी तुम कह रहे हो रेड रेड 180 पे और अभी कह रहे हो रेड रेड 90 पे, तो सिस ट्रांस नहीं हुआ ना, रेड रेड भी आ रहा है, तो यहाँ पे भी नहीं है, तो छोड़ो। अब किस में? तो दो MA2B2 कर दूँ, MA2B2, 2 रेड 2 येलो, तो हो जाएगा रेड रेड 180 पे, रेड रेड 90 पे, वो चॉइस थी। तो MA2B2 और हाँ एक MA2BC। A2BC की मान लो 2 वाइट बॉल है, 2 के कलर अलग है, तो वाइट वाइट को 90 पे रखूंगी तो सिस और वाइट वाइट को 180 पे रखूंगी तो ट्रांस। बाकी 2 को क्यों चेक करो? अलग पोजीशन है ना, वाइट वाइट 90, वाइट वाइट 180, दोनों एक साथ तो आ ही नहीं सकते, तो इसमें भी पॉसिबल है। तो इसमें GI है, इधर भी GI है ना, और इधर है और अलग रख दूं तो हाँ, GI मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इधर GI है, इधर GI है। अब देखो, मान लो MABCD है ना, मान लो यहाँ येलो बॉल रखी, तो येलो के सामने रेड तो एक बार यही 180 पे, फिर येलो के सामने ऑरेंज भी एक बार यही 180 पे, और वाइट भी एक बार यही ना 180 पे, तो 3 पोजीशन हुई ना। तो आपको क्या करना है, इसका एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ है, प्लेटिनम, अमोनिया, पिरिडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो आप क्या करो, एक बार मान लो अमोनिया मैंने यहाँ रख दिया, तो अमोनिया ट्रांस पिरिडीन, क्लोरीन ब्रोमीन कहीं रख दो, क्योंकि ये क्लोरीन भी सिस है और ब्रोमीन भी क्या है? सिस है, 90 है ना। फिर अमोनिया ट्रांस क्लोरीन और अमोनिया ट्रांस ब्रोमीन, तो 3 हुई ना। तो इधर 2 GI बनेंगे, इधर 2 GI बनेंगे, और इधर कितने बनेंगे? 3 GI। तो तुमसे पूछा स्क्वायर प्लेनर होना चाहिए और GI होनी चाहिए, तो इनमें नहीं होती है, MA2A4B और A3B, लेकिन A2B2, A2BC और ABCD, इन 4 में, तो इनमें तो होगी तीनों में। ये समझ में आ गया। और सिस ट्रांस बना दो तो बना देना, A2 को 90 पे रखना और 180 पे रखना, 90 वाला सिस से, 180 वाला ट्रांस से। ठीक है। बेंजल्डिहाइड प्रिपेयर्ड फ्रॉम टोलुइन बाय इटार्ड। अब इटार्ड में टोलुइन लेना है। देखो, मान लो तुम भूल भी गए तो टेंशन मत पालो, तुमने टोलुइन ले लिया और आंसर क्या होना चाहिए? बेंजल्डिहाइड। तो आधा गेम तो यही। अब बिल्कुल ही भूल गए तो इटार्ड का रिएजेंट लिख दो, CrO2Cl2, क्रोमाइल क्लोराइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, है ना। और पूरा याद है तो पहले स्टेप में CrO2Cl2 है ना, क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स बनता है इसके साथ। ठीक है, तो आपको यहाँ लिखना था CHO, और क्या हो जाएगा? एक O है ना, एक O से OH बनेगा और Cl। ठीक है, E कॉम्प्लेक्स 2 बार हो जाएगा, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ये हो जाएगा।
ठीक है, CrOCl2 को CrO2Cl2 को CS2 में लेते हैं। और मान लो एग्जाम में तुम्हें याद नहीं रहे तो तुम ये लिखो, हाइड्रोलिसिस लिखो और यहाँ क्या लिख दो, बेंजल्डिहाइड क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, बेंजल्डिहाइड CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड कॉम्प्लेक्स। बस नाम याद नहीं, मतलब नाम तो पता ही है ना, कॉम्प्लेक्स है, ये लिख दो, और आता है तो पूरा लिख दो ऐसे, ठीक है। तो ये होगी तुम्हारी इटार्ड रिएक्शन। नेक्स्ट हॉफमैन ब्रोमेमाइड। अब देखो ये सिंपल है, ब्रोमेमाइड लेना क्या है, अमाइड, ब्रोमेमाइड है ना, लेना क्या है अमाइड, साथ में क्या लेना है ब्रोमीन, और ब्रोमीन को बाहर निकालने के लिए क्या लेंगे NaOH, ठीक है, हीट करना। अब मान लो तुम भूल गए तो नाम से इतना तो बना ही सकते हो, ब्रोमेमाइड अमाइन, अमाइड ब्रोमीन, अब ब्रोमीन कैसे जाएगा, NaBr KBr निकल के बाहर निकलेगा, तो गर्म तो करना ही पड़ेगा। अब ये डिग्रेडेशन है, इसमें इसको बाहर कर दो, ठीक है ना, ये आंसर है। तो अगर इसको बाहर कर दो तो आंसर क्या है RnH2। बाकी तुम्हें याद रहता है 2 ब्रोमीन है तो 2 NaBr तो बनेंगे ही सही, वाटर बनेगा ही सही, और NaOH लिया तो Na2CO3। नहीं याद रहता तो कोई बात नहीं, आप सीधा लिख दो RnH2 और NaBr वाटर होते, ठीक है ना। अगर बेंजेनामाइड होता है ना, आप ऐसे भी कर सकते हो, बेंजेनामाइड और आप लिख दो NaOH और Br2 और हीट, तो करना क्या है, इसको भी तो बाहर निकालना है, तो आंसर क्या है बेंजीन पे NH2, बस आंसर बना दो एनिलीन, बेंजीन पे NH2 एनिलीन। तो ये हो गया हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, ठीक है। ये रिएक्शन है, रिडक्शन तो है ही नहीं, हॉफमैन डिग्रेडेशन है उल्टा। डिग्रेडेशन मतलब कार्बन संख्या कम होना, आपके इस रिएक्शन के बाद कार्बन कम पड़ जाएंगे, एक कार्बन कम हो जाएगा, तो घटाना हो तो हॉफमैन ये कर लेना, हॉफमैन ब्रोमेमाइड, ठीक है। इसके बाद क्या है, सेक्शन बी है ना, सेक्शन बी नेक्स्ट टर्न पे ले लेंगे, सेक्शन ए कंप्लीट करा देती हूँ। हाँ क्या है भाई, राइट द नेम ऑफ हार्मोन, थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन, तो ये आपका हो जाएगा थायरॉक्सिन, ठीक है। अब सेक्शन बी तुम कर लेना, कल करा दूंगी, है ना। चलो भाई, मॉडल पेपर सेक्शन ए हमने डिस्कस कर लिया है, सेक्शन बी चालू करते हैं। शॉर्ट आंसर, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, राइट टू एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी लॉ याद है बोल तो ये बताओ क्या होता है। पी गैस, प्रेशर ऑफ गैस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस व्हेन गैस इज इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड। अगर मैं किसी गैस को लिक्विड में घोलूं और ढक्कन बंद होना चाहिए तो गैस उड़ जाएगी ना, तो जब गैस द्रव के साथ साम्य अवस्था में हो, है ना, गैस इज इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड, तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो पी गैस प्रोपोर्शनल टू एक्स गैस और पी गैस इक्वल्स टू KH एक्स गैस। KH क्या है भाई, तो ये हेनरी कांस्टेंट, लेकिन ये तो हेनरी लॉ हो गया, ठीक है, हेनरीज कांस्टेंट। अब आपको एप्लीकेशन लिखनी है, तो हेनरी लॉ की एप्लीकेशन बताओ। तो कंडीशन है, प्रेशर शुड नॉट बी टू हाई, टेम्परेचर शुड नॉट बी टू लो, सॉल्यूशन डाइल्यूट। हाँ, सॉफ्ट ड्रिंक में गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए उसको पैक करते हैं हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर, है ना। तो सॉफ्ट ड्रिंक में टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, हाँ, टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड इट इज सील्ड। कैसे सील करेंगे, तो इट इज सील्ड एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, ठीक है। तो एक तो ये आपका हेनरी लॉ का क्या बोलते हैं एप्लीकेशन हो गया। दूसरा हाई एल्टीट्यूड, जो लोग हाइट पे क्लाइंबर्स है ना, ऊंचाई पे जा रहे हैं और उनको एक प्रॉब्लम फेस करने को पड़ती है, एनोक्सिया, एनोक्सिया नो ऑक्सिया, ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो आपको बताना है हाई एल्टीट्यूड पे हवा कम होती है, तो एयर कम है तो एयर का प्रेशर भी कम है, और आप कह रहे हो प्रेशर कम है तो सॉल्युबिलिटी कम है ना। तो पीपल सफर
people suffer by the problem anoxia at high altitude. Anoxia at high altitude. क्या होती है ये प्रॉब्लम? तो हम कहेंगे प्रॉब्लम तो at high altitude, at high altitude pressure of gas is low, है ना, pressure of gas is low, so solubility of oxygen, solubility of oxygen in blood, ये भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना. दिस इज कॉल्ड एनॉक्सिया. हेनरी नहीं बताया था अगर प्रेशर कम हुआ तो गैस घुलना कम हो जाएगी, गैस घुलना कम हो जाएगी तो सांस लेने में तकलीफ आएगी. ठीक है ना. ये एक थर्ड था बेंड था स्कूबा डाइवर्स के लिए. स्कूबा डाइवर जब पानी के नीचे जाएगा तब तो वो आराम से साथ ब्रीथ कर रहा है, लेकिन जब वो वापस ऊपर आ रहा है तो ऊपर प्रेशर कम होगा, तो प्रेशर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, तो ब्लड में जो गैस घुली हुई है, पहले बहुत ज़्यादा घुली हुई है, वो सब बाहर आएगी, तो बाहर आएगी बबल्स के रूप में. तो ये बबल्स हार्ट फेल भी दे सकते हैं, हार्ट अटैक दे सकते हैं, है ना, और सीरियस मेडिकल कंडीशन हो सकती है. तो इस प्रॉब्लम को दूर कैसे करेंगे? हाँ, 11.7% हीलियम गैस जो है उनके किट में फिल करते हैं. 32% ऑक्सीजन है, 76 ये था, तो 11% उसमें हम क्या कर लेंगे, ये ऑक्सीजन हीलियम भर देंगे. ठीक है ना. 52 नाइट्रोजन होती है, 52% के आसपास. ठीक है. तो ये होगा आपके हेनरीज लॉ के एप्लीकेशन. नेक्स्ट देखो, डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल. क्या लिखें? जो रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा वो आइडियल, और जो रॉल के नियम का पालन नहीं करेगा नॉन आइडियल. ठीक है. तो हम कहेंगे फॉलोज रॉल्स लॉ. क्या लिखो रॉल्स लॉ में? फॉलोज रॉल्स लॉ, और यहाँ लिखें डजंट फॉलो रॉल्स लॉ. क्या लिखना पड़ेगा? पी टोटल इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी. तो आइडियल के लिए पी टोटल इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, लेकिन नॉन आइडियल के लिए तो थोड़ा ना होगा. पी टोटल नॉट इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी. ये आपका नॉन आइडियल है. ठीक है. फिर आइडियल में 1 लीटर मिक्स करोगे तो आंसर 2 लीटर होगा, है ना. यानी डेल्टा वी मिक्स, 2 लिक्विड को मिक्स करने पे चेंज इन वॉल्यूम 0 होता है, लेकिन यहाँ या तो मॉलिक्यूल पास आ जाएंगे या मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाएंगे, तो दोनों ही सिचुएशन में 1 लीटर 2 लीटर नहीं होगा. तो डेल्टा वी मिक्स नॉट इक्वल्स टू 0. फिर जब भी आइडियल सॉल्यूशन बनता है तो ना तो हीट रिलीज होती है ना ही हीट एब्जॉर्ब होती है. तो आइडियल के लिए डेल्टा एच मिक्स 0, लेकिन ये तो या तो एक्सो होगा या एंडो होगा, तो यहाँ होगा डेल्टा एच मिक्स नॉट इक्वल्स टू 0. ये बात क्लियर है. फिर चौथा पॉइंट, अगर आइडियल बनाना है तो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन यानी ए बी इंट्रैक्शन सेम होगा ए ए एंड बी बी इंट्रैक्शन. जो ए को ए के साथ इंट्रैक्शन है, बी को बी के साथ इंट्रैक्शन है, ए और बी मिलाने पे भी यही है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है. यहाँ तो इंट्रैक्शंस बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं. तो ए बी इंट्रैक्शंस नॉट सिमिलर, ए बी इंट्रैक्शंस नॉट सिमिलर टू ए ए एंड बी बी इंट्रैक्शन. ये बात क्लियर है. नेक्स्ट, calculate the time taken to complete 2/3 of first order reaction if the rate constant 5.40. अब देखो रेट कांस्टेंट की यूनिट से क्या पता चल रहा है, 5.4 इंटू 10 की पावर -12 है सेकेंड इनवर्स, तो टाइम इनवर्स होता है फर्स्ट ऑर्डर. ठीक है. अब 2/3 कंप्लीट हो गई, मतलब R0 1 ले लूं और 2/3 कंप्लीट हो गई तो बची कितनी, 1/3, है ना. 2/3 रिएक्शन हो गई तो बचा कितना, 1/3 ना. तो फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है, T इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के इक्वल्स टू होता है, देखो T निकालना है इसमें, यहाँ ले लिया log बेस 10 R0 बाय R. ठीक है.
तो वह वैल्यू पुट कर दो, टाइम निकालना है 2.303 के कितना 40 इंटू 10 की पावर -12 आर नॉट कितना 1 और ये 1/3 लॉग लिखो यहाँ पे लॉग बेस्ड है 1/3 में 3 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, log 3 कितना होता है 0.477 हो गया 0.477 ये log 3 है। तो टाइम इक्वल्स टू हो गया 2.303 इंटू 0.477 10 की पावर -12 ऊपर ले लो और ये हो जाएगा 5.40। ठीक है, ये तो इसका आंसर आपको जो दे रखा है वो आना चाहिए लगभग 2 इंटू 10 की पावर 11। ठीक है, आंसर चेक कर लेना 2 इंटू 10 की पावर 11 सेकेंड्स। ठीक है, ये समझ में आ गया यहाँ तक, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट इज वाइट बट हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इज ब्लू। सिर्फ कॉपर सल्फेट है और एनहाइड्रस है तो कलर वाइट है, तो हाइड्रेट में ऐसा क्या हो गया, कॉपर सल्फेट क्या करेगा 5 वाटर मॉलिक्यूल लेगा। हम लिखते तो ऐसे है CuSO4.5H2 ब्लू वाइट्रियोल बोलते हैं ना, तो ये ब्लू वाइट्रियोल है, नीला तोता। ठीक है, एक्चुअली ये क्या करता है तो वाटर के अंदर कॉपर जो है वो कॉम्प्लेक्स बनाता है CuH2O होल 4 SO4.H2। तो हाइड्रेटेड फॉर्म में तुम्हें लिखना है कि अगर कॉपर हाइड्रेटेड फॉर्म में है तो क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहेगा। अब अगर कॉपर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहेगा तो तुम बताओ डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग नहीं होगी, एक हो गया T2G और एक क्या हो गया EG। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कब होगी, जब कॉम्प्लेक्स होगा। तो तुम बताओगे कि हाइड्रेटेड फॉर्म में ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। अगर कोई भी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा तो उसमें डी ऑर्बिटल स्प्लिट होता है, उसे क्या कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, यानी डी ऑर्बिटल का 2 पार्ट में टूटना। तो एक T2G और एक EG। अब कॉपर +2 है ना, कॉपर +2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या 3D9, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होगा, तो T2G से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा EG में जंप करेगा, तो इससे क्या बोलेंगे DD ट्रांजिशन। तो हम कहेंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये शो करेगा DD ट्रांजिशन। अब DD ट्रांजिशन में क्या होगा, एनर्जी चाहिएगी इसको, तो रिमेनिंग जो है वो कंपाउंड वो कलर दिखाई देगा, इसलिए इसका कलर क्या है ब्लू है। आई बात समझ में, जबकि एनहाइड्रस में कॉम्प्लेक्स नहीं है तो ऐसा कुछ होगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ M+2 आयन Z27। अब Z27 अगर नाम याद है तो लिख लो, क्या होता है 27 पे, फेकोनी, आयरन कोबाल्ट निकल, आयरन 26 कोबाल्ट 27 और निकल 28, है ना। तो कोबाल्ट हो जाएगा 27 पे तुम्हें पता है आर्गन हो गया 18, 4s2 20 और 3d 7। अब मुझे तो कोबाल्ट +2 चाहिए तो मैं कह दूंगी आर्गन और आप ले लो, बाहर निकलेंगे पहले 4s से, है ना, 3d 7। अब 3d 7 है तो d में इलेक्ट्रॉन फिल कर दो, ये हो गया 3d। 7 बढ़ने दो तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो अनपेयर्ड है कितने 3 अनपेयर्ड है। अब 3 अनपेयर्ड है तो म्यू का फॉर्मूला लगा लो, √n+2। तो n अनपेयर्ड कितने हुए 3 + 2 √15। अब √15 लमसम कितना 3.8 या 9 के आसपास लिख देना, यूनिट क्या होगी और मैग्नेटॉन, समझे ना। आंसर क्या होता है, जो आपका म्यू n होता है ना, n पॉइंट नेक्स्ट नंबर के आसपास, n की वैल्यू 3 है ना, तो आंसर क्या होगा 3 पॉइंट, अगला नंबर 4 है ना तो 4 से पहले 3.9 3.8 3.85 ऐसे लमसम लिखना है, ठीक है ना। इसमें पता नहीं हो नंबर, n तो पता होगा ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो 27 से तो पता। हाँ, अगर आपको ऐसे नहीं पता है कि भाई ना 27 तो आप ऐसे m लिख दो, m = ये कॉन्फ़िगरेशन तो लिखना पड़ेगा ना 27 का।
18 पे आर्गन 4s2 20 3d7। मान लो मुझे पता ही नहीं कोबाल्ट है, तो m इक्वल्स टू सीधा कॉन्फिगरेशन। हाँ, नंबर नहीं कटेगी, क्योंकि उसने आपसे ये नहीं पूछा, उसने कहा m+2 का मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, एटॉमिक नंबर 27 है, बस उसने तो पूछा है कोबाल्ट है कि नहीं। पता हो तो ही लिखना, सही लिखना, सही में थोड़ा भी डाउट है तो m लिख देना। अब देखो IUPAC देनी है, तो पहले ऑक्सीडेशन स्टेट फर्स्ट में देखो, कोबाल्ट को x मान लो, अमोनिया न्यूट्रल है, Cl-1 है, तो x की वैल्यू 3। अब 6 अमोनिया है तो क्या लिखूं, हेक्सा एमीन, हेक्सा एमीन कोबाल्ट। थर्ड क्लोराइड है ना, हर सिंपल आयन है ना, सिंपल आयन क्या लिखेंगे, क्लोराइड, ठीक है। फिर CuNH3 होल 5 वाले का, यहाँ कोबाल्ट को x मान लेती हूँ, अमोनिया 5 × 0, Cl-1 2 Cl और है, x की वैल्यू कितनी है 3। अब सबसे पहले क्या करूँ, 5 अमोनिया है तो पेंटामीन कर देते, तो पेंटामीन हो गया। फिर एक क्लोरीन तो तुम्हारा लिगेंड है ना, तो क्लोरिडो, अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर है तो क्लोरिडो, बाहर है तो क्लोराइड, तो पेंटामीन क्लोरिडो, मेटल क्या है कोबाल्ट, तो कोबाल्ट लिख दो। ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड, और बाहर क्या लिखे, क्लोराइड, क्लोराइड लिख दो, सही है, सेकंड हो गया। थर्ड देखो K3FeCN6 है ना, तो K3 3 पोटेशियम, एक पोटेशियम 1 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो, Fe को क्या मान लो x, साइनाइड -1, 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई कर लो, x की वैल्यू 3 है, ठीक है। अब सबसे पहले पोटेशियम, तो पोटेशियम लिख दो, फिर 6 लिगेंड है, हेक्सा साइनो या साइनाइडो भी लिख सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। फिर देखो कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है, पोटेशियम बाहर वाला है ना, तो कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है तो फेरेट लिखो, मेटल के पीछे 8 आएगा, तो हेक्सा साइनो फेरेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी थर्ड होगी, ठीक है। फिर चौथा K3FeC2O4, देखो यहाँ पे 3 पोटेशियम 3 ले लूँ, Fe को x ले लूँ, C2O4 ऑक्सीलेट होता है ना, C2O4 -2 होता है भाई, तो -2 × 3, इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट में भी सवाल आता है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। तो अब चौथा देखो, सबसे पहले क्या लिखूँ, पोटेशियम लिखूँ, 3 ऑक्सीलेट है, यहाँ गैप बनाना है, सिंपल आयन और काउंटर में, इसमें काउंटर और कॉम्प्लेक्स में गैप बनाना है, ठीक है। पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो, मेटल कौन सा है, फेरेट, वैसे आयरन लिखते हैं लेकिन 8 लगाना है, तो आयरन 8 तो होने से रहा ना, इसलिए फेरेट, तो ट्राई ऑक्सीलेटो फेरेट, ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हारी थर्ड है, ये लो। फिर पांचवा K2PdCl4, पोटेशियम 1 हो गया, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, पैलेडियम x हो गया, Cl -1 × 4 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू 2। तो सबसे पहले क्या करूँ, पोटेशियम लिख दूँ, तो पोटेशियम हो गया, 4 क्लोरीन है तो टेट्रा क्लोरिडो, पहले डीएम है तो क्या लिखूँ, पहले डेट है ना, पहले डेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है सेकेंड, ठीक है। फिर 6th में आओ, प्लेटिनम को x ले ले, अमोनिया न्यूट्रल है, Cl-1, ये क्या है, CH3NH2 क्या है, मिथाइल अमीन, CH3NH2 को क्या पढ़ोगे, मिथाइल अमीन, लेकिन ये तो 0 है, और Cl-1, x की वैल्यू कितनी है +2, ठीक है। तो क्या करें, सबसे पहले 2 अमोनिया है तो डाई अमीन, Cl को क्या लिखना है, क्लोरिडो, तो डाई अमीन क्लोरिडो, CH3NH2 को क्या लिखूँ, मिथाइल अमीन, तो मिथाइल अमीन हो जाएगा। फिर क्या लिखूँ, प्लैटिनम लिख दूँ, प्लैटिनम सेकेंड और क्लोराइड, बोलो, ठीक है।
समझ में आ गया? नेक्स्ट फॉर्मूला बनाना है। देखो टेट्रामीन मतलब 4 अमोनिया, डाई एक्वा 2 वाटर, NH3O4 H2O2, फिर कोबाल्ट, तो ये कोबाल्ट लिख दिया। ठीक है, अब देखो टेट्रामीन कर दो 4 अमोनिया, 2 वाटर भी कर देती हूँ। ठीक है, अब कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। अब देखो ये तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, तो Cl3 कर दूँ ना, 3rd हो जाएगा अपने आप। क्या ही सोचे, अंदर वाले का तो कोई चार्ज नहीं है, बाहर वाला -3, कोबाल्ट +3 ऐसे। ठीक है, ये आपका फर्स्ट हो गया। पोटेशियम टेट्रासाइनो, तो देखो पोटेशियम लिख दूं, टेट्रासाइनो निकलेट, निकल कर दूं, 4 साइनो है। K2 आ जाएगा। अब देखो निकलेट में तुम्हारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, निकलेट का 2 है, और साइनाइड का कितना है -4, और इसका कितना है 1 है। तो इसकी बराबरी कैसे करूंगी, जब यहाँ पे 2 होना चाहिए, तो यहाँ K2 हो जाएगा, K2 NiCN4। सही है। अगला देखो, ट्रिस मतलब 3 बार, ट्रिस मतलब 3 बार। इथेन 1,2-डाइअमीन में तो EN ऑल थ्राइस, और क्रोमियम है तो सबसे पहले Cr लिख दो, EN तुम 3 बार लिख दो। अब ये तो न्यूट्रल दिख रहे है ना, तो क्लोराइड ये लो Cl। अब अगर ये +3 है तो Cl3- होना चाहिए ना, ये 3 हो गया ना। क्रोमियम का चार्ज तुम्हें दे रखा है कि क्रोमियम कितना है 3, तो 3 Cl होने चाहिए बाहर बैलेंस करने के लिए। इथेन 1,2-डाइअमाइन ये है एक्चुअली, देखो ये पूरा कॉम्प्लेक्स है, लीगेंड है EN, इथाइलिन डाइअमाइन या इथेन 1,2-डाइअमाइन, शॉर्ट में इसको EN लिखते हैं। ये वाला कॉम्प्लेक्स 3 बार है तो EN होल 3 लिखेंगे बस, और है तो न्यूट्रल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ FeCl3 और AlCl3 इन द क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन। अब देखो अगर मैं बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन से कराऊं तो मुझे AlCl3 FeCl3 लेना ही पड़ेगा। AlCl चला जाएगा, Cl लग जाएगा ऊपर। हाँ, लेकिन इसने रिएक्शन नहीं पूछी, ये तो अपने क्लियर है कि HCl चला जाएगा, आंसर क्या है क्लोरोबेंजीन। लेकिन ये लिए ही क्यों, सीधा ही करा लेते। हाँ, AlCl3 लुईस एसिड है, देखो FeCl3 भी लुईस एसिड है। ठीक है, इनका काम होता है AlCl4- और Cl+ है क्लोरीनियम आयन। ठीक है, तो जब तक मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा तब तक बेंजीन पे अटैक नहीं होगा। बेंजीन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, तो अकेला Cl2 ले लूंगी तो +- कैसे करोगी। तो इन दोनों का एक ही काम है, टू जनरेट इलेक्ट्रोफाइल, है ना। इनका काम क्या है, तो हम कहेंगे ये एक काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल को बना रहे हैं, टू जनरेट इलेक्ट्रोफाइल सो दैट इट कैन अटैक ऑन बेंजीन रिंग, है ना। FeCl3 होता तब भी यही होता है, FeCl4- और Cl+, उसमें से कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बॉन्ड एंगल इन अल्कोहल इज लेस देन 109 डिग्री। बोलो, अल्कोहल में उसका बॉन्ड एंगल से क्या लेना देना इधर, और अल्कोहल में का रेजोनेंस है। ध्यान से देखो, लोन पेयर रिपल्शन, तो अल्कोहल में लोन पेयर रिपल्शन होता है, इसलिए बॉन्ड एंगल जो है वो कम हो जाता है। हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 है, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो 109 होना चाहिए, है ना। लेकिन ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन बॉन्ड एंगल जो है 109 से कम हो जाता है। ठीक है, फिर CO बॉन्ड लेंथ इन फिनॉल इज लेस देन CO बॉन्ड लेंथ इन मीथेनॉल, इसका आंसर रेजोनेंस है भाई। देखो फिनॉल में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाती है, तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल। फिनॉल में OH ग्रुप बेंजीन से कनेक्टेड है, कॉन्जुगेशन में देखो लोन सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो लोन पे और डबल बॉन्ड क्या कॉन्जुगेशन। तो अगर ये बॉन्ड यहाँ स्प्लिट होगा तो ये नेगेटिव, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो अगले स्ट्रक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि बेंजीन का जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के लोन पेयर की वजह से ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड में आ गया।
ठीक है ना। अब तो आगे से आगे हम चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा तो ये नेगेटिव, बैक साइड पॉजिटिव, तो अब कुछ ऐसा बनाना है, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, ड्यू टू रेजोनेंस COH ना, बेंजीन के कार्बन को ऐसे लिखते हैं एरोमेटिक कार्बन, CO या COH बॉन्ड एक्वायर्स डबल बॉन्ड कैरेक्टर। इस बॉन्ड में क्या आ गए, तो हम कहेंगे भाई इस बॉन्ड में है डबल बॉन्ड कैरेक्टर। डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। अभी बात समझ में, फिनॉल में बॉन्ड लेंथ जो है वो कम हो जाएगी। क्लियर है, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। नेक्स्ट, ग्लूकोज और सुक्रोज आर सॉल्युबल इन वाटर बट साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन 6 मेंबर्ड जो रिंग है वो इनसॉल्युबल है। क्या रीजन है? ग्लूकोज या फ्रक्टोज मतलब कार्बोहाइड्रेट्स है ना, तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो हम कहेंगे भाई ये है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। हाइड्रोक्सी मतलब बहुत सारे OH ग्रुप, तो OH है तो पानी के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, है ना। तो पॉलीहाइड्रोक्सी की वजह से दे फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। इनका वाटर के साथ क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाओगे तो घुल जाओगे, है ना, इसलिए ये क्या है, सॉल्यूबल इन वाटर। साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन पहली बात तो नॉन पोलर हो गए, चाहे आप बेंजीन ले लो या साइक्लोहेक्सेन ले लो, तो ये खुद तो क्या हो गए, नॉन पोलर हो गए। तो नॉन पोलर है तो हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ से बनाओगे, है ना। नॉन पोलर, नो हाइड्रोजन बॉन्ड, और नो हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब इनसॉल्युबल। नो हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब इनसॉल्युबल। बोलो, क्लियर। अब सेक्शन सी, चलो, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स that have the molecular formula C5H11Br। अब देखो C5H11Br मतलब पेंटेन तो होगा, क्योंकि CnH2n प्लस 2 एल्केन होता है, तो 5 कार्बन पे 12 हाइड्रोजन चाहिए, तो एक हाइड्रोजन तो हमने Br से रिप्लेस किया है, तो एक हाइड्रोजन हटा के मुझे Br लगाना है। तो पेंटेन को तो लिखने के 3 तरीके, एक तो नॉर्मल पेंटेन, एक आइसोपेंटेन और एक नियोपेन, नॉर्मल, आइसो, नियो। तो अब वहां पे तो मुझे Br लगाना है, तो मेरे को एक ही कंडीशन मिली कि बस मैं यहाँ Br लगा दूं, ठीक है ना। अब यहाँ Br लगाना है ना, तो 3 कंडीशन है। देखो ये है 1 ब्रोमोपेंटेन, तो 2 ब्रोमोपेंटेन भी तो बना सकते थे, 3 भी बना सकते थे, तो उसने कहा टोटल 8 बनाने हैं, तो 3 तो इसके बन गए, 1 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, एक उससे बन गया 4। और इसके 4 कैसे बनेंगे, तो इसके हर कार्बन पे Br लगाना है। एक बार Br इधर लगाना, फिर इधर लगाना, फिर इधर और फिर इधर, ठीक है ना, एक ही आएगा, बाकी कहीं पे भी लगाओगे तो। जैसे मैंने यहाँ Br लगाया तो ये 1 ब्रोमो 3 मिथाइल, सही है, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल। अब अगर सेकंड वाले भी लगाती हूँ तो देखो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल। अब ये देखो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, हाँ, और ये है 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, तो ये 4 हो गए, वो 5 और 3 8, ठीक है। अब ये क्या करना है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो ये देखो Br जिस कार्बन से जुड़ा है वो तो आगे एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये प्राइमरी हो गया 1 डिग्री। यहाँ Br जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो 2 से 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ठीक है। फिर ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 1 डिग्री और वो 1 डिग्री, है ना। इसमें क्या, ठीक है, बाकी ABC नाम तुम्हें लिख लोगे। नेक्स्ट देखो,
IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है भाई। अब देखो पहला देखिए सबसे पहले CH3, ये बंद है ना, ये CH कर दूं, CH डबल बॉन्ड, फिर CH, फिर ये CH ही है, आगे Br है, नीचे CH3 है। ध्यान से देखो 1 ब्रोमो कैसे हुआ, पहले तो लॉन्ग चेन सेलेक्ट करो, देखो लॉन्ग चेन तो 5 की है, तो पहले तो सबसे पहला काम लॉन्ग चेन करो। दूसरा काम डबल बॉन्ड मिनिमम नंबर, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी एलोजन से ज़्यादा है, तो फिर डबल बॉन्ड 2 पे देंगे ना, 1 2 3 4 5। तो अब बोलो 4 ब्रोमो पेंट 2E। एक बार पेंटेन लिख दिया तो सिंगल बॉन्ड हो जाएंगे ना, तो पेंट लिखना पड़ेगा, पेंट 2E चाहे 2 पेंटीन, ठीक है। अब दूसरा देखो ये CH2 ही है ना, CH2 डबल बॉन्ड, C ऊपर CH3 है, फिर आगे CH, फिर Br और नीचे CH3। अब लॉन्ग चेन सेलेक्ट कर लो, कितने की, 4 की हुई। अब डबल बॉन्ड तो मुझे 1 पे मिल रहा है, तो मैं तो 1 ही दूंगी इसको। हाँ बोलो 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 1, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 1E। बस थर्ड में आओ, CH3 CH डबल बॉन्ड C ऊपर CH3 CH Br CH3। अब चलो 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट डबल बॉन्ड तो यहीं से मिनिमम आ रहा है। अब बोलो 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2ईन, ठीक है ना, क्लियर है। अब कौन सा बचा, 3 हो गए, ये वाला। अब इसको सीधा पढ़े, देखो CH3 1 नंबर, ये 2, ये 3, और यहाँ नीचे उतरोगे तो 4, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, डबल बॉन्ड तो 2 पे ही आएगा, 1 2, तो यहाँ से चलो ना 1 पे ब्रोमो मिलेगा, 2 3 और 4, 1 ब्रोमो 2 पे क्या मिला, मिथाइल, और बाकी तो 2 ब्यूटीन ही सही, ब्यूट 2ईन या 2 ब्यूटीन, सही है। अब यहाँ आओ, इसको भी नंबर सेम है क्या, ये 1 2 3 4, तो 1 ब्रोमो और 2 ब्यूटीन ही है, 1 ब्रोमो 2 सब एच है ना, तो 1 ब्रोमो ब्यूट 2ईन या 2 ब्यूटीन, मिथाइल नहीं। अब यहाँ आओ, CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH2, 3 ब्रोमो हाँ डबल बॉन्ड को नंबर 1 दे दो, बोलो डबल बॉन्ड को 1 दे दे, 1 2 3, और तो कोई चॉइस ही नहीं है। 3 ब्रोमो 2 मिथाइल और प्रोपीन, प्रोपानीन चाहे प्रोपीन, बोलो इसमें क्या, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इथेनॉल की रिएक्शन SOCl2 से, हाँ SO2 उड़ा दूं, HCl उड़ा दूं, तो आंसर क्या, इथाइल क्लोराइड है, C2H5OH, याद है ना, SOCl2। तो ये गया, ये गया, तो पहला तो हो गया C2H5Cl, ये हो गया तुम्हारा X। फिर KCN से तो KCl चला जाएगा, साइनाइड आ जाएगा, इथाइल साइनाइड, और 2H2O लिखा है, साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, हाँ साइनाइड के कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में अमोनिया आउट हो जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, COOH हो जाएगा ना, C2H5 COOH, प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक है ये। फिर प्रोपेनॉल कंसंट्रेटेड H2SO4 170, हाँ प्रोपेन टू ऑल, और 170 डेयरी, 140 पे बनता है ईथर,
और 170 बनता है एल्कीन। तो 2 प्रोपेनॉल है ना, तो प्रोपीन, प्रोपेनॉल में एल्कीन तो एक ही बनेगी ना, प्रोपीन, चाहे प्रोपेन 1 ऑल हो तो भी, और प्रोपेन 2 ऑल, डिहाइड्रेशन हो जाएगा ना। देखो अगर मैं लिखूं प्रोपेन 2 ऑल, ये प्रोपेन 2 ऑल लिख दिया, ठीक है। कंसंट्रेटेड H2 तो डिहाइड्रेशन हो गई, वाटर चला गया, तो आंसर तो प्रोपेन ही है ना। अब Br2 लगा लो, तो Br इधर, Br इधर, तो ये हो जाएगा CH3 CH CH2 Br और Br। अब KCN में अटैक थ्रू कार्बन होता था, AgCN कोवलेंट कंपाउंड है, यहाँ अटैक थ्रू नाइट्रोजन होगा, ठीक है ना। अब 2 Br तो 2 उड़ाओगे, तो यहाँ आंसर आएगा CH3 CH CH2, लेकिन यहाँ आएगा NC, यहाँ पे भी आएगा NC। आई बात समझ में आई सोसाइड, ठीक है। अब नेक्स्ट ब्यूटेन 1 ऑल की रिएक्शन HBr से कराओ। ब्यूटेन 1 ऑल है ना, तो चलो पूरा लिखते हैं, CH3 CH2 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 OH, हाँ HBr ब्यूटेन 1 ऑल, एल्कोहल है ना, एल्कीन में लगता है ना। क्या करें, वाटर निकाल दें, तो 1 ब्रोमो ब्यूटेन हो गया, ठीक है। तो C2H CH3 CH2 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 और Br। अब अगर Mg और ड्राई ईथर, तो ये बनेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMgX होता था ना, तो MgBr बनेगा, है ना। ब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब मैं ब्यूटाइल को ऐसे लिख रही हूँ C4H9, गिन लो 1 2 3 4, 3 2 5 7 और 9, C4H9 MgBr, ब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन वाटर से करते हैं, हाँ, तो MgBrOH तो चला जाएगा। अब आंसर हो गया C4H10, नॉर्मल ब्यूटेन हो जाएगा, क्योंकि आपने शुरू में ब्यूटेन सीधा ही तो लिया है, ब्यूटेन 1 ऑल है ना, तो आंसर नॉर्मल ब्यूटेन है ना। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, फिनॉल की रिएक्शन PCl5। अब वैसे तो बुक में नहीं है, पर चलो सेम अल्कोहल की है, बट सेम ही है। फिनॉल की रिएक्शन PCl5 से करो तो क्या HCl गया, आंसर आपका क्लोरोबेंजीन, ठीक है। ये भी नहीं है बुक में। फिनॉल की रिएक्शन अमोनिया से, इसको बचलर रिएक्शन बोलते हैं, इसमें से वाटर चला जाता है हीट करने पे, आंसर एनिलीन, ठीक है। हिंसबर्ग रिएजेंट से फिनॉल की रिएक्शन, हिंसबर्ग रिएक्शन क्या होता है, बेंजीन पे SO2Cl, इसकी अमाइन से होती है, फिनॉल से नहीं होती है, ठीक है। ये और हाइड्रोजन से आप कर सकते हो, फिनॉल का हाइड्रोजिनेशन अगर कर दिया जाए निकल की प्रेजेंस में, तो बेंजीन की डबल बॉन्ड हटा दो, आंसर क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेनॉल। लेकिन ये एक भी एनसीईआरटी में नहीं है, तो ये तुम्हारे नहीं लगेगा सवाल, ठीक है ना, इसमें टेंशन मत लो। चलो नेक्स्ट देखो, कन्वर्जन करना है इथाइल क्लोराइड से प्रोपाइल अमाइन। अब देखो कार्बन लिए तो तुमने 2 है, करने कितने 3, तो कार्बन बढ़ानी है तो KCN ले लूं, KCl चला गया, साइनाइड, साइनाइड से अमाइन बनाना मेरे लिए इजी, CH3 CH2 CN है ना। क्या करो, इधर H दो, इधर H दो, फिर इधर H दो, इधर H दो, तो अब ये क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 NH2, प्रोपेन 1 अमाइन, सही बन गया। कार्बन बढ़ाना था, है ना। साइनाइड का रिडक्शन तुम करा सकते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम इथेनॉल, ठीक है। सेकंड भी सेम ही है, बेंजीन है, CH2Cl है, पहले एक कार्बन बढ़ाना है, तो एक कार्बन बढ़ाएंगे कैसे, बेंजीन CH2CN हो जाएगा, फिर ले लो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड,
तो बेंजीन हो गया CH2 CH2 NH2 बढ़ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? चलो नेक्स्ट, write the structure and IUPAC name the amide which gives propanamide propanamine by Hoffman bromide reaction। अब देखो हॉफमैन ब्रोमाइड थी, अमाइड ले लो, कल बताया था है ना, हॉफमैन ब्रोमेमाइड, अमाइड ले लो, ब्रोमीन ले लो, NaOH ले लो और हीट कर दो और आपके आंसर में बस इसको गायब कर दो, तो आंसर क्या है RNH2। अब तुम मांग रहे हो कि भाई प्रोपेनामाइन चाहिए, है ना, प्रोपेनामाइन चाहिए मतलब CH3 CH2 CH2, ये 3 वाला तुम्हें चाहिए तो 4 वाला ले लो, है ना, CH3 CH2 CH2 CONH2, अमाइड है ना, CONH2, और बाकी तुम्हें क्या लेना है, ब्रोमीन, NaOH और हीट, CO निकल जाएगा। और हमारा आंसर तो हम पता ही है, ये गायब, तो आंसर प्रोपेनामाइन। फिर बेंजेनामाइड का डिग्रेडेशन कर लो तो क्या फर्क पड़ा, बेंजीन ले लिया, अमाइड ले लिया, और क्या लेना है, ब्रोमीन और NaOH या KOH ले लो, क्या फर्क पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग बेस लेना है, तो हमें पता है इसको आउट करना है, तो हमारा आंसर तो एनिलीन है। बेंजेनामाइन भी कह सकते हो और क्या कह सकते हो, एनिलीन, बेंजीनामाइन, बेंजेनामाइन या एनिलीन, हॉफमैन डिग्रेडेशन ऑफ बेंजेनामाइड। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, अच्छा बड़े क्वेश्चन ऐसे टाइप, व्हाट टाइप ऑफ बैटरी इज लेड स्टोरेज, प्राइमरी की सेकेंडरी, रिचार्ज होती है ना, जिसको रिचार्ज नहीं कर सकते वो प्राइमरी, और जिसको रिचार्ज कर सकते हैं वो सेकेंडरी। तो कौन सी टाइप की बैटरी है, तो भाई ये द्वितीयक सेल है, सेकेंडरी बैटरीज है। ठीक है, फिर राइट द रिएक्शंस दैट टेक प्लेस एट एनोड एंड कैथोड एंड ओवरऑल रिएक्शन व्हेन अ लेड स्टोरेज बैटरी वर्क्स। ठीक है, अब देखो लेड एक्यूमुलेटर सेल पढ़ा तुमने, देखो लेड एक्यूमुलेटर सेल में क्या होता है, हमारे पास एनोड और कैथोड में ग्रिड्स होती है, जालियां होती है, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या है, एनोड में तो फिल करना है स्पॉन्जी लेड, ठीक है, स्पॉन्जी लेड, और कैथोड में क्या फिल करते, कैथोड में क्या फिल करते हैं, PbO2, और एज एन इलेक्ट्रोलाइट हम क्या यूज करते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4। ये हमारी बैटरी, और काम कैसे करेगी, तो एट एनोड, तो तुम्हें पता है ना एनोड पे क्या होता है, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो तुमने तो Pb भरा है, तो सबसे पहले Pb+2, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। अब बैटरी ये क्या बोलते हैं, जाली जो है ना लेड की, ग्रिड जैसे बोल रहे हो, यहाँ Pb+2 आएगा, सॉल्यूशन में क्या पड़ा, H2SO4, तो Pb+2 H2SO4 से क्या ही उठाएगा, SO4-2, तो क्या बनेगा, PbSO4। अब जो कट रहा है वो काट दो, क्या बना, Pb+SO4-2, PbSO4+2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये एनोड की रिएक्शन थी, तो ये होगा। सही है। अब अगर तुमसे कहा जाए नहीं आप तो कैथोड की रिएक्शन बताओ, एट कैथोड, तो कैथोड में क्या फिल कर रखा है, PbO2, ब्रेक कर दो, Pb+4 और 2 ऑक्साइड, 2O-2। अब Pb+4 कैथोड पर रिडक्शन होगा ना, तो रिडक्शन ऊपर से कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2 आए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लो। अब क्या होगा, Pb+2, तो Pb+2 फिर H2SO4 के कांटेक्ट में आएगा, तो Pb+2 और SO4-2 आंसर क्या है, PbSO4। अब तुम 2 सल्फेट काम में गए तुम्हारे, एक सल्फेट ऊपर गया, एक सल्फेट इधर गया, तो 4 HIN भी तो होंगे ना, एक H2SO4 एक सल्फेट देगा तो 2 HIN भी तो देगा,
तो मैं कहूँगी यहाँ 4 H आयन पड़े और 2 ऑक्साइड आयन भी पड़े, तो मेरा सॉल्यूशन तो डाइल्यूट हो जाएगा, 2 वाटर बना लेती हूँ। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो, तो देखो ये Pb+4 काट दे, Pb+2 काट दे, ऑक्साइड काट दे, सही है। तो मेरे पास जो फाइनल इक्वेशन आएगी यहाँ पे वो आएगी PbO2 प्लस 4H आयन और एक सल्फेट, है ना, 4H आयन, एक सल्फेट, 2 इलेक्ट्रॉन, और आंसर में क्या PbO2 और वाटर, PbO2 और वाटर। ठीक है, ये कौन सी इक्वेशन है, कैथोड की, ये एनोड की है, ये कैथोड की। हाँ सॉरी, PbO2 नहीं, PbSO4 आएगा ना, PbSO4 प्लस 2 वाटर। ठीक है, अब मुझे ओवरऑल समझानी है उसको कि भाई ओवरऑल बता दो फाइनल। तो देखो एनोड में तो होता है स्पॉन्जी लेड, कैथोड में क्या होता है PbO2, और ले दे के H2SO4 कितने लिए, 2 H2SO4 लिए ना ओवरऑल, सही है। तो आंसर क्या है, ये भी PbSO4, ये भी PbSO4, और प्लस क्या बनेगा 2H2। इतनी बात क्लियर। अब इसमें सवाल में थोड़ा ट्विस्ट भी है, अगर वो कोई डिस्चार्जिंग रिएक्शन लिखो तो रिएक्शन आगे बढ़ेगी तो सेल डिस्चार्ज ही तो होगा, आगे बढ़ रही है मतलब केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रही है। और रिचार्जिंग रिएक्शन लिखो तो फिर उल्टा लिखो, ये क्या हो रहा है, रिचार्ज हो रहा है। तो अगर वो तुमसे पूछे लेड एक्यूमुलेटर की रिचार्ज लिखो, तब तो PbSO4 वापस H2O से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, PbO2 और H2SO4। 100% कन्वर्जन नहीं होता, 100% होता बैटरी लाइफ टाइम चलती ना, फिर चल करना ही क्या है। तो 100% कन्वर्जन नहीं होता है, PbSO4 एक जली में जमा हो जाता है, इसको सल्फेटाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, ये अब कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल कंटेनिंग 0.1 m डाइक्रोमेट और 0.20 m क्रोमियम +3 और 10⁻⁻4 m H+ आयन, और हाफ सेल इक्वेशन दे रखी है, स्टैंडर्ड भी दे रखा है। तुम्हारे को फॉर्मूला याद है, क्या फॉर्मूला है, E सेल इक्वल्स टू E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log बेस 10। प्रोडक्ट में क्या है, क्रोमियम +3 है ना, और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पावर में जाता है, और रिएक्टेंट में क्या है, डाइक्रोमेट Cr2O7-2 और H+ आयन पावर 14। अब E0 सेल दे तो रखा है तुम्हें 1.33, ठीक है, माइनस 0.0591, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, लॉग बेस 10। Cr+3 की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.20, Cr+3 0.20 इंटू 0.20, डाइक्रोमेट की कितनी है 0.1 है ना, 0.1 m पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, और H आयन कितना है 10⁻⁻4 और ये 14 आएगा पावर में, 14 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो 1.33 0.0591 अपॉन 6, हाँ इसको ऊपर ले लेंगे 0.06, रुको ये क्या करूँ 2 4, ठीक है, और 4 ये 0.1 है ना, ये भी उड़ा दो, तो अब नीचे कितने जीरो आएंगे 3, 4 0, ठीक है, पॉइंट उड़ा दो 3। अब 3 में कितने गायब करूँ, 2 और कम कर दूँ, 1 2, ठीक है। अब 10⁻⁻4 इंटू 14 कितना हुआ, 14 इंटू 4 कितना होता है, 56 होता है क्या, 56, 14 इंटू 4 कितना होता है 56, 10⁻⁻56 है, और 10 कम कर दूं, मतलब एक पावर कम कर दूं 55, और ऊपर जाएगा तो 10⁻55, 55 आगे ले लो, तो 1.33, इसको 0.06 ले लो लमसम अपॉन 6 इंटू 55, पॉइंट उड़ा दो, 2 0 आ जाएंगे, तो 1.33 में से 0.55 कम कर दो,
अब आंसर बैठ जाएगा आपका, ठीक है ना। 45 और 48, 58, 68, 78 हो जाएगा क्या? 0.78 चेक करो, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन तुम्हारा? क्वेश्चन नंबर 17। हाँ 0.7835 कह रहा है ये, ठीक है। 0.78 वोल्ट। क्लियर? समझ में आ गया? सीधा सिंपल डांस इक्वेशन लगाई और कुछ भी नहीं करा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखें। ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ डेनियल सेल। क्या था? डेनियल सेल में क्या लेते थे? इधर तो जिंक इलेक्ट्रोड, इधर कॉपर इलेक्ट्रोड। एक भी लेते? अलग अलग? अलग अलग लेना है, ठीक है। दो हाफ सेल बनाए, जिंक इलेक्ट्रोड प्लेस्ड इन ZnSO4, कॉपर इलेक्ट्रोड प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट, ठीक है ना। दोनों को हमने कनेक्ट किया सॉल्ट ब्रिज से, ठीक है। और यहाँ बैटरी, ठीक है। तो ये हो गया आपका ZnSO4 सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन कितनी रखनी है स्टैंडर्ड? 1 m। और ये इलेक्ट्रोड जिंक इलेक्ट्रोड कैसे बिहेव करेगा? एनोड, ठीक है। फिर ये कैथोड कॉपर इलेक्ट्रोड, सॉल्यूशन कौन सा? CuSO4 एक्वस सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन 1 m, है ना। और ये है सॉल्ट ब्रिज। क्या बढ़ते हैं सॉल्ट ब्रिज में? KCl, KNO3 और अमोनियम नाइट्रेट इन एगार और जिलेटिन, ठीक है। फिर राइट द हाफ सेल रिएक्शन तो लिख सकते हो। देखो एट एनोड, एनोड में क्या होना है? ऑक्सीडेशन। तो जिंक इलेक्ट्रोड स्प्लिट हो, जिंक कन्वर्ट होगा जिंक +2। जहाँ आयन है वहाँ एक्वस, जहाँ न्यूट्रल है वहाँ सॉलिड। और कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। फिर ये वायर के थ्रू यहाँ पहुँच जाएंगे इस पे, तो कॉपर +2 यहाँ चिपक जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन देख के, है ना। यहाँ इलेक्ट्रॉन आएंगे ना सॉल्यूशन में से, कॉपर +2 यहाँ मूव करने लग जाएगा, तो ये बन जाएगा कॉपर सॉलिड, ठीक है। तो ये हो गई आपकी एनोड रिएक्शन, ये हो गई कैथोड रिएक्शन। तो पहली है ऑक्सीडेशन और दूसरी है रिडक्शन। क्लियर? डेनियल सेल सिंपल है। डेनियल सेल तो हमने 11th में पढ़ा था। फिर रोजेनबर्ग रिएक्शन लिखो। रोजेनबर्ग क्या थी? एसिड हैलाइड RCOCl, ठीक है। पार्शियल रिडक्शन करना है, मतलब H और H। पूरा रिडक्शन करोगे तो सिर्फ पैलेडियम, और बीच में रोकना है तो BaSO4 और आप ले लो उबलती हुई ज़ाइलीन, ठीक है भाई। तो आपकी रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगी, एल्डिहाइड फर्दर रिड्यूस नहीं होगा, है ना। आंसर आपका एल्डिहाइड ही रहेगा। BaSO4 नहीं लोगे तो एल्डिहाइड का भी रिडक्शन हो जाएगा, H इधर। आंसर क्या है? एल्कोहल। लेकिन फिलहाल आंसर क्या है? एल्डिहाइड। फिर गाटरमैन कोच बोलो। बेंजीन, बेंजीन को बेंजल्डिहाइड में CO+HCl। लेकिन इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के लिए मुझे AlCl3 चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ बनेगा फॉर्माइल कार्बोकेटायन CHO। क्लियर? तो बेंजीन पे CHO, HCl तो बाहर नहीं, बेंजल्डिहाइड। फिनॉल पे CHO होता है ना पड़ोसी, तो सैलिसिल्डिहाइड। रिएक्शन थी रिमर-डिमैन। क्लियर? ई गटरमैन कोच हो गई, ई रोजेनबर्ग हो गई। नेक्स्ट डी कार्बोक्सिलेशन। अब देखो डी मतलब डिलीट करना, कार्बोक्सिल ग्रुप में से CO2 डिलीट करना। तो अब मैं कोई सोडियम सॉल्ट ले लेती हूँ और CO2 उड़ाने के लिए मुझे चाहिए सोडा लाइम, NaOH और हीट। क्या बाहर आएगा? देखो सोडियम कार्बोनेट बाहर आ जाएगा। तो आंसर क्या है? RH क्या होता है? एल्केन प्लस सोडियम कार्बोनेट। बढ़िया, एल्केन को आउट कर दो, सही है। फिर स्टीफेंस होती है साइनाइड का पार्शियल रिडक्शन, है ना। RC ट्रिपल बॉन्ड है H और H, ठीक है। अगर SN लोगे ना तो पूरा रिडक्शन हो जाएगा, लेकिन SnCl2 लोगे तो आधा ही रिडक्शन होगा, क्योंकि SnCl2 से Cl4 में जाता है, तो बस एक बार ही रिड्यूस होगा।
तो इधर H तो ये इमीन बन जाएगा, RCH डबल बॉन्ड NH, ये बन गया इमीन या एल्डीमीन, और इमीन का हाइड्रोलिसिस कर लो तो आंसर क्या है RCHO, एल्डिहाइड। अमोनिया बाहर आ जाएगा, हाँ NH3 बाहर आ जाएगा, आंसर हो जाएगा एल्डिहाइड। तो डी कार्बोक्सिलेशन क्लियर है, स्टीफेंस क्लियर है, ठीक है। तो ये तुम्हारा कंप्लीट सेक्शन डी है ना। चलो